हेलो फ्रेंड्स, सो म्यूचुअल फंड का पूरा एनालिसिस करने के लिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए जहां पे हम सारा डेटा एक साथ देख पाएं और प्रॉपरली उसका पूरा एनालिसिस भी कर पाएं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को नहीं देखना है, कंपैरेटिवली उस कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग एक साथ देखनी होती है। और ऐसे कई टूल्स देखने के बाद हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिला है दैट वी आर गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो सीरीज। सिर्फ एक नहीं, मे भी हम 2 या 3 टूल भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, म्यूचुअल फंड के टूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ एक फंड एक बार में तो देखना नहीं है, आपको सारे फंड्स एक साथ कंपेयर करने, एक साथ देखने, एक साथ उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। और ऐसे बहुत कम टूल हैं जो इन सब को एक साथ डिस्प्ले करता है। ज्यादातर टूल्स जो हमने देखे उसमें ऐसा होता है कि आप फंड का नाम डालिए एंड देन दे विल शो यू कि वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, जबकि हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि सबको सारे फंड के नाम तो नहीं पता है। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मे बी हम प्रॉपर कैटेगरी से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी में कितने फंड्स हैं और सब फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मे बी हम ऐसा कुछ देखना चाहते हैं। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर टूल में कवर हो गया और टूल का नाम है मनी कंट्रोल। यस ऑफ कोर्स हम 1-2 और टूल के बारे में बात करेंगे बट मेनली इट विल बी मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे हम सारा का सारा डेटा एक साथ देख पाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम सारा डेटा प्रॉपर कैटेगरी वाइज एक साथ देख सकते हैं? आंसर है यस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप से अवेलेबल है। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, दिस इज अबाउट टूल, नॉट अबाउट मेनली म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसके लिए अदर सीरीज है। यहां पे हम मेनली टूल के बारे में बात करेंगे बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट टच करते हुए आगे बढ़ूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले 3 कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड डिवाइडेड है। नंबर 1 इज इक्विटी। इक्विटी यानी जहां पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर स्टॉक खरीदते हैं, दैट इज इक्विटी। नंबर 2 इज डेट, यानी जहां पे बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जहां पे कंपनियों को लोन दिया जाता है, दैट इज डेट फंड्स यानी कि बॉन्ड। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ कोर्स इन दोनों को मिक्स करके विच इज हाइब्रिड, जहां पे इक्विटी भी थोड़ा है, थोड़ा डेट भी है। ये 3 हो गए मेजर। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है दैट वी कैन कॉल एज अदर कैटेगरी, यानी जहां पे अदर टाइप के कुछ इधर उधर के फंड्स बने हुए हैं बट उनमें हम मेजर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो सच में अदर ही टाइप के हैं। मेनली हमारा इन तीनों से काम हो जाता है। अब आते हैं इक्विटी में। इक्विटी में वैसे 5-6 टाइप के फंड्स हैं बट मेनली 3 या मैक्स टू मैक्स 4 से काम हो जाता है। चारों कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि जहां पे जो इन्वेस्टर है वो पहले से जानता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। अब ये मत पूछना लार्ज कैप क्या होता है क्योंकि वो हमने दूसरे वीडियो सीरीज में डिटेल में कवर किया हुआ है। 1 इज लार्ज कैप, 2nd इज मिड कैप यानी मझली कंपनियां, 3rd इज स्मॉल कैप कंपनियां एंड द 4th वन इज फ्लेक्सी कैप, यानी इन तीनों का मिक्स, कि थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप एंड फंड मैनेजर के पास फ्रीडम कि भाई कब लार्ज कैप बढ़ाना है, कब स्मॉल कैप बढ़ाना है, कब मिड कैप बढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा और भी टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि ELSS, वैल्यू फंड, क्वांट्रा फंड, बट मेनली अभी उन पे फोकस नहीं करना है। मेन 4 मैंने आपको बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अब ये सारा डेटा दिखेगा कहाँ पे? कितने टाइप के फंड है? क्या हम एक जगह पे सारे देख सकते हैं? आंसर है यस, सारे के सारे हम एक जगह पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। अब जैसे ही आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे पहुंचेंगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे आपको एक दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का सेगमेंट। आप यहां पे क्लिक करिए एंड यहां पे आएगा परफॉर्मेंस ट्रैकर। यहां पे आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस ट्रैकर, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आएंगे, जैसे हमने बात किया था, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, ये तीनों टाइप आपके सामने आ गए। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा अदर्स एंड 1-2 सॉल्यूशन ओरिएंटेड, विच इज अदर्स का ही आप पार्ट मानिए। तो अभी उस पर फोकस नहीं करना है, पहले फोकस करना है इक्विटी पे। अब इक्विटी में भी कितने टाइप है? एक है जैसे मैंने बताया था लार्ज कैप, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही आप इस लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड आपके सामने, ये देखो सारे के सारे।
इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपने लार्ज कैप पे क्लिक किया और सारे लार्ज कैप फंड वाले सामने आ गए। नाउ द नेक्स्ट, यहां पे 10 ईयर्स का रिटर्न आपको देखना है, आप क्लिक करिए, आपके सामने और डेटा आ गया कि अरे लार्ज कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न लास्ट 10 साल में किसने दिया है। दिस इज कंपाउंडिंग रिटर्न बाय द वे, नॉट 10 ईयर में 15% दिया है, 10 ईयर तक लगातार 15% एवरी ईयर दिया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। सो यहां पे आपको सारे लार्ज कैप एक साथ दिख गए, है ना ये मजेदार टूल। यस, सो यहाँ पे आप सारे फंड्स को देख सकते हैं कि किसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है, किसने लोएस्ट रिटर्न दिया है, कौन अभी रीसेंट फंड है जिसका यहाँ पे आपको डेटा नहीं है, मे बी वो फंड 10 साल पहले था ही नहीं, अभी नया चालू हुआ है, इसीलिए आपको वहाँ पे उसका डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो लार्ज कैप फंड यहाँ से देख सकते हैं। देन वन इज मिड कैप फंड, जो हमने बात की थी। आप मिड कैप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिड कैप का डेटा दिखाई देगा, दिख रहा है मिड कैप के रिटर्न्स कितने हैं, 16 से लेकर के 20-21% तक। और ये रहे सारे मिड कैप फंड के नाम, है ना, चुटकियों में आ गए सारे मिड कैप फंड के नाम। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आप स्मॉल कैप फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे स्मॉल कैप फंड एक साथ आ गए, और आप सॉर्टिंग भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न वाला मुझे देखना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये मज़ेदार बात है। नाउ ऐसे ही आप अलग अलग यहाँ पे जितने फंड हैं सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्विकली आपको यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ कि अलग अलग और क्या क्या फंड है। एक है मल्टी कैप। मल्टी कैप का मीनिंग क्या है कि यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट फिक्स परसेंटेज में 25-25-25, दैट इज मल्टी कैप। देन वन इज फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या है, यानी फ्लेक्सिबल। लार्ज कैप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है वो कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल रखना चाहता है। यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये फंड मैनेजर पर डिसाइड होता है कि वो फ्लेक्सी कैप का 25% इन तीनों में किस टाइप से डिवाइड कर सकता है। 25% ऑफ फ्लेक्सी कैप में से कुछ परसेंट अपना लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है और स्मॉल कैप में डाल सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिनको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड भी कहा जाता है, यानी लार्ज और मिड का मिक्स कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सर मुझे प्योर लार्ज कैप में नहीं करना है, थोड़ा कम रिटर्न बनता है, लार्ज मिड मिक्स कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखो लार्ज एंड मिड मिक्स फंड अवेलेबल हैं। देन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि अगर आप ATC, जो 1.5 लाख रुपए ATC में हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें टैक्स नहीं लगता है, उसके लिए PPF से फार बेटर ऑप्शन ELSS फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ज़रा देखते हैं कितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं ELSS के। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फंड्स आ गए। लोएस्ट रिटर्न गिरते पड़ते भी 12% तो दिया है ELSS ने, विच इज़ वेरी गुड, फार बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास। PPF में डालोगे 7.1 मिलता है यार, उससे अच्छा तो ये बेहतर ही है, और सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। देन ऑफ कोर्स डिविडेंड वाले फंड भी हैं। अगर कोई ओल्ड एज है, वो सोच रहा है मुझे डिविडेंड टाइप का चाहिए, थोड़ा मुझे डिविडेंड मिले, तो वो डिविडेंड टाइप के फंड यहाँ पे ले सकता है। देन क्वांट्रा फंड, देन फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड का मतलब 20-30 कंपनियां लिस्ट कर लेते हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स इट। कॉन्ट्रा फंड मतलब जो मार्केट में अभी नहीं चल रहा है उस कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी कि अगेंस्ट जाकर के मार्केट में जो अंडर वैल्यूड है ऐसे चीज़ों को ढूंढना, या जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है उसको ढूंढना। देन वैल्यू ओरिएंटेड फंड, कि वैल्यू मतलब वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा है ना। कुछ स्टॉक्स कई बार ऐसा इग्नोर हो जाते हैं कि यार ये इस पे ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन पे फोकस करना। एंड सेक्टोरल, सेक्टोरल जैसे कभी सोलार चलता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग चलता है, तो ऐसा होता है कि अरे यार ये सेक्टर में काश मैं इन्वेस्ट कर पाता, तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो प्योरली उस एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये बैंकिंग वाला फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, यहाँ पे देखो कोटक का टेक्नोलॉजी फंड है, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सुंदरम का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, SBI का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विच इज़ IT से रिलेटेड फंड है ना। सो यहाँ पे बिजनेस साइकिल फंड है, PSU इक्विटी फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर वाला फंड है, निपॉन इंडिया पावर फंड यहाँ पे देखिए आप, एंड फार्मा से रिलेटेड फंड है। तो ऐसे कई बार होता है लोगों को कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है,
तो वो सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे फिर फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है जो उसी सेक्टर में बस इन्वेस्ट करता है। बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर सच में वो सेक्टर अच्छा ही करेगा तो लार्ज कैप वाले, मिड कैप वाले, स्मॉल कैप तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्ट करेंगे ना, इतना क्या टेंशन है। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई होप आपको ये समझ में आया कि एक ही जगह पे आप सारा का सारा फंड देख सकते हो एंड प्रॉपर कैटेगरी वाइज, और ये किसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा नहीं। दैट इज वन। कैसे पहुंचना मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे एंड देन परफॉर्मेंस ट्रैकर, यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकर पे आना है। देन नेक्स्ट इज डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कंपनियों को लोन दिया जाता है वो होते हैं डेट फंड्स। जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं और बैंकों को लोन देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बैंक को हम कब लोन देते हैं? भाई जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए लोन ही है, ठीक है। सो वैसे ही कंपनियों को भी लोन दिया जाता है। कई बार कंपनियां सोचती हैं यार बैंक से लोन लेंगे बहुत महंगा पड़ेगा, 12%, 13%, 15% पे बैंक लोन देगी, इससे अच्छा लोगों से ही लोन ले लिया जाए 10% पे। अब लोगों को लगता है कि बैंक यार 7% दे रही है, इससे अच्छा कंपनियों को ही लोन दे देते हैं, 10% बन जाएगा, तो कंपनियों को बैंक से ना लेना पड़े महंगे में, इसलिए वो लोगों से लेती हैं। लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाए इसलिए लोग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको लोन देते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लोन देना है। दैट इज कॉल्ड डेट फंड, उसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के देखो अवेलेबल हैं। अब क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट में जब आपने पैसा दिया फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने जा करके बॉन्ड खरीदा या किसी कंपनी को लोन दिया। अब यहाँ पे बहुत एक ग्लिच टाइप का है। ग्लिच क्या है? पहला कि लेट्स से आपने 1 करोड़ रुपया दिया और आपने बोला कि भाई इसको लोन पे बांट दो और मुझे 8% का रिटर्न भी आएगा तो चलेगा, विच इज फार बेटर देन एफडी। जा करके फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट कर दिया, विच इज म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको 2 ही महीने बाद पैसा चाहिए कि अरे वो मुझे पैसा चाहिए, तो फंड मैनेजर जा करके कैसे अपना लोन ब्रेक करे? दैट इज तो गड़बड़। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डेट फंड के अलग अलग टाइमलाइन वाइज चीज़ें बनाई गई। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अगर आप ओवरनाइट यानी सिर्फ एक दिन के लिए रखना चाहते हो पैसा, कोई बात नहीं, आप एक दिन के लिए भी ये देखो ओवरनाइट फंड में रख सकते हो। आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 3 से 5 दिन के लिए रखना चाहते हो, भैया इसमें इस फंड में रखो फिर, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा फंड मैनेजर वो 3 से 5 दिन वाले बॉन्ड्स वगैरह में करेगा, वो फिर 6 महीने 1 साल वाले बॉन्ड में करेगा ही नहीं। जैसे हमारा एफडी होता है, 7 दिन का एफडी, 15 दिन का एफडी, 30 दिन का एफडी, 1 साल का एफडी। तो अगर आप ओवरनाइट फंड में डालोगे तो 1 दिन का वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डालोगे तो 3 से 5 दिन के फंड्स वो ढूंढेंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो? क्योंकि उनको ये मालूम है कि भाई 3 से 5 दिन बाद यूजर आ सकता है पैसा मांगने, तो हम ऐसे लंबा लॉक इन नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही अलग अलग शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 3 महीना, लो ड्यूरेशन यानी 6 महीना, 1 साल लेकर के आप मान सकते हो। गिल्ड फंड है जो लगभग 10 साल के लिए भी जाते हैं। ये क्या इंस्ट्रूमेंट, ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंड्स हैं। मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप इन अलग अलग कैटेगरीज के फंड को एक ही जगह पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो म्यूचुअल फंड का नॉलेज है वो म्यूचुअल फंड की वीडियो सीरीज में है। यहाँ पे मैं टूल के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे टूल ये हमें काम आता है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, जब आप जैसे ओवरनाइट फंड पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे छोटा सा देखो डिस्क्रिप्शन भी आता है। यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, इससे भी आपको एक बेहतर आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि ये कौन से ड्यूरेशन के लिए फंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने दिन के लिए ही इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब बस ये है कि यहाँ का जो पैसा है इतने दिन के लिए लगता है, बाकी आप यहाँ पे 1 साल तक भी इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें रिटर्न्स भी क्या बनते हैं यहाँ पे देख लो आप, 5-6%। देखो ओवरनाइट फंड में 5-6% बनते हैं। लेट्स से आप PSU बैंकिंग यानी ये सिर्फ बैंकों को और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ही लोन देते हैं, इसमें क्या रिटर्न बनता है? देखो लास्ट 10 साल से सबका वही 6 से लेकर के 7% के आसपास का रिटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये स्टेबल रिटर्न बना करके देते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में भी अलग अलग टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मतलब है कि 60-70% पैसा जो है वो इक्विटी में जाएगा एंड 25% पैसा सिर्फ डेट में जाएगा। हाइब्रिड का तो मीनिंग पता है ना, इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर। लेकिन कितना इक्विटी कितना डेट? अगर इक्विटी ज़्यादा है एंड डेट कम है तो उसको एग्रेसिव कहेंगे। अगर डेट ज़्यादा है एंड इक्विटी कम है तो उसको कंजर्वेटिव कहेंगे।
आर्बिट्राज फंड भी होते हैं अलग अलग, इक्विटी सेविंग फंड होते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, सब अलग अलग टाइप के फंड हैं जो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये सब का सब डेटा आप यहाँ पे ही बैठ के वन क्लिक पे देख सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने बताया था अदर, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर को सेम ही मानो यार। ये देखो चिल्ड्रन के लिए, वही लॉन्ग टर्म के लिए, नाम चिल्ड्रन का दिया है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। रिटायरमेंट फंड ऑफ कोर्स अगेन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, डेट को मिक्स करके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस यानी कि यूलिप्स, उससे बच के रहना है, ठीक है। तो यूलिप वाले फंड से अच्छा है म्यूचुअल फंड यार, इसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस एक अलग से ले लो एंड म्यूचुअल फंड में डालो। एंड ऑफ कोर्स कुछ अदर भी है यहाँ पे, फंड ऑफ फंड यानी कि एक म्यूचुअल फंड कई सारे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज फंड ऑफ फंड। एंड इंडेक्स फंड है, ETF फंड। इंडेक्स फंड मतलब जैसे हमारी टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप 150 कंपनियां हैं, टॉप 250 कंपनियां, उनमें इन्वेस्ट करना डायरेक्ट, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सो दीज आर द इंडेक्स फंड। ये सारे के सारा डेटा आपको यहाँ पे वन क्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखो सारा डेटा अवेलेबल है, दिख रहा है सारा का सारा। सो ये मैजिकल था, यस और नो, कि आप एक ही जगह पे सारा डेटा देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं वो कहाँ दिखता है सर इस मनी कंट्रोल में, मैं कहाँ से उसको देख पाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे आप कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज अबाउट टूल, कि एक टूल को कैसे यूज़ करना है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप कंफ्यूज जाए कि नहीं ये तो म्यूचुअल फंड के बारे में और सिखाओ यहाँ पे ना, दैट इज डिफरेंट वीडियो सीरीज। दिस इज अबाउट द टूल, कि इस टूल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ठीक है। डन, वी आर टुगेदर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने पूरी कैटेगरी वाइज तो समझ लिया होगा कि कैसे इस टूल में सारी कैटेगरीज के सारे म्यूचुअल फंड एक साथ देखने हैं। नाउ इट्स अबाउट कि एक कैटेगरी के अंदर किस तरीके से मैं एक म्यूचुअल फंड को देखूं और ये समझ पाऊं कि ये फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो नाउ लेट्स डाइव इन दैट। सो सबसे पहले आप कोई भी एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि पहली बार लोग जब देखते हैं इसको तो उनको लगता है यार लार्ज कैप फंड में सर इसमें तो ज़्यादा रिटर्न ही नहीं है, 15-16% का आ रहा है, लोएस्ट 11 है, हाईएस्ट 15% का रिटर्न दिख रहा है। सबसे ज़्यादा रिटर्न तो सर ये स्मॉल कैप में आ रहा है, मैं तो बस अब स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करूँगा। तो चलो यहाँ से चालू करते हैं, स्मॉल कैप के सारे फंड एक एक करके देखते हैं। लेट्स से कोई भी एक फ़ंड चूज़ करते हैं। यहाँ पे फ़ंड लेते हैं, कौन सा ले लें अभी के लिए, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। लेट्स से हमने ये वाला फ़ंड ले लिया। सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये स्मॉल कैप फंड है। बाय द वे एक ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक क्या है, सारे म्यूचुअल फंड के नाम जो हैं वो इसके हिसाब से ही होते हैं। आदित्य बिरला यानी कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम में जो पहला 2-3 वर्ड होगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम होता है। उसके बाद उसकी कैटेगरी होगी कि वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है या वो डेट फंड है। सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऑफ कोर्स जो आगे नेम है वो भी आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए आप ये इस पे फोकस करो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कैटेगरी यहीं का यहीं मिल जाता है। सो अब ज़रा देखते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। अब ज़रा मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न एंड ऑल टाइम का रिटर्न है। अब 1 ईयर का रिटर्न इस फंड का है 36% का, यानी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त उससे वहाँ से 1 साल पीछे जाने तक ये 36% का रिटर्न है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है यार। ना 2 साल पे देखते हैं। 2 साल पे इस फंड ने 32% की कंपाउंडिंग दी है। 5 साल पे इस फंड ने 25% की कंपाउंडिंग दी है, विच इज़ मैजिकल। एंड ऑल टाइम देखेंगे तो ये फंड लगभग 13.5% का रिटर्न मेंटेन कर रहा है लॉन्गर होराइजन से। सो बिल्कुल आप ऐसे ही एक फंड का अलग अलग टाइम पीरियड का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। 5 ईयर इज गुड इनफ एंड ऑफ कोर्स आप ऑल टाइम भी देखेंगे तो अच्छा ही है। नाउ हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 5 ईयर का डेटा देख करके या 2 ईयर का डेटा देख करके माइंड में तो यही आ रहा है कि सर ये तो 32% का रिटर्न बनाया है, बहुत ही बढ़िया है।
बट हियर इज द कैच। कैच कैसे है? देखो, जब भी आप कोई फंड देखते हो या कोई भी लाइफ में एग्जाम्पल्स देखते हो तो आप कैसे पता करते हो कि ये अच्छा है या बुरा? आप एक एवरेज डेटा से कंपेयर करते हो, है ना। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लेट्स से आपका बेटा है, वो आपको आके कहता है कि पिताजी मुझे 80% नंबर मिले 10वीं में, तो आप बोलोगे अच्छा है। लेकिन उसने अगली इन्फॉर्मेशन ये बताई कि सर पिताजी लेकिन क्लास में सारे बच्चे 85 के ऊपर लाए हैं, मैं अकेला हूँ जो 80 लाया हूँ। तब आपको अचानक से लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तुम सबसे लास्ट कैसे आ गए? थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ी थी तो हमें लग रहा था कि 80 तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे उसने बताया कि सब क्लास में आगे निकल गए तो हमें लग रहा है कि भाई कुछ तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेट्स से एक केस और लेते हैं। लेट्स से वो आपसे ये कहता है कि पिताजी क्लास में सारे लोगों का 70% आया है, उससे ऊपर कोई गया ही नहीं, मैं अकेला हूँ जो 80 लाया हूँ। तब आप बोलते हैं बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसी 80 पे होते हुए भी रिलेटिवली बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में आ रहे हैं या बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही इस कैटेगरी में, और कौन सी कैटेगरी है ये? स्मॉल कैप की कैटेगरी। इस स्मॉल कैप की कैटेगरी में जितने फंड्स हैं उनका एवरेज क्या रहा है तो उसको कहते हैं कैटेगरी एवरेज, और वो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। कैटेगरी एवरेज के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ म्यूचुअल फंड के वीडियो में भी, मैं भी यहाँ पे बस क्विकली आपको रिवाइज कराते जा रहा हूँ ताकि हम देखें कि क्या होता है। सो कैटेगरी एवरेज, कैटेगरी का एवरेज क्या रहा है? 35%, यानी इस पूरी कैटेगरी में ज़्यादातर जो फंड्स हैं 35% रिटर्न दिया है, इस फंड ने 32 दिया है। अब मुझे बताओ बहुत अच्छा है क्या? आंसर इज नो, उतना अच्छा नहीं है। अब ज़रा और देखते हैं 5 साल के टाइम पीरियड पे। 5 साल के टाइम पीरियड पे इस कैटेगरी में सारे फंड्स ने लगभग 32% का एवरेज रिटर्न दिया है और इस फंड ने दिया है 25%। तो रिलेटिवली ये फंड स्लोअर निकला। करेक्ट। नेक्स्ट ऑल टाइम पे देखते हैं ज़रा, ऑल टाइम पे क्या डेटा आ रहा है। तो ऑल टाइम पे अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज वाइज ये फंड काफ़ी पीछे है। रिटर्न इसने ख़राब नहीं दिया है बट कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत कम दिया है। तो आप जब भी कोई फंड चूज़ करें कैटेगरी एवरेज ज़रूर कंसीडर करें। बाकी आप इसी टूल में नीचे स्क्रॉल भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हिस्टोरिकल रिटर्न इसका कैसा रहा है सिंस इंसेप्शन। टोटल 29, 15 यहाँ पे अलग अलग ईयर में अलग अलग फंड्स बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से इसका रैंकिंग देखो आप। 29 में से 26, 15 में से 15, 21 में से 21, 25 में से 24, यानी ऑलमोस्ट ये हमेशा लास्ट ही बना रहता है। लास्ट एक महीने में, एक वीक में ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है बट हमेशा ये लास्ट है, यानी बैक बेंचर है, इस फंड से थोड़ा बच के रहना चाहिए। सो ये एक हो गया पैरामीटर कैटेगरी एवरेज जो हम यहाँ से आसानी से 1 क्लिक पे देख सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर सेगमेंट। सो एक हो गया कैटेगरी एवरेज, दूसरा है कि ठीक है हमने क्लास से कंपेयर किया लेकिन कोई बेंचमार्क भी तो होगा जिसको सब लोग मान के चलते हैं कि भाई इसको तो मुझे बीट करना है। तो बेंचमार्क होता है इंडेक्स फंड, यानी कि जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कैटेगरी का इंडेक्स फंड। एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कोई अगर ये बोल रहा है कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है कि जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क यानी टॉप 50 कंपनियां यानी कि निफ्टी 50, उनको वो बीट करे। बीट करने का मतलब क्या कि टॉप 50 कंपनियां वो तो कुछ ना कुछ रिटर्न दे ही रही हैं, उनसे अगर अच्छा फंड मैनेजर कर रहा है तो इसका मतलब वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लेकिन अगर उनसे अच्छा वो नहीं कर रहा तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, तो ये ब्लू चिप फंड यानी लार्ज कैप फंड है। तो लार्ज कैप फंड टॉप 100 कंपनियों के इंडेक्स को फॉलो करते हैं कि भाई टॉप 100 कंपनियां कितना रिटर्न दे रही हैं, उससे हमें ज़्यादा ही लाना है। तो टॉप 100 कंपनियां मिलकर एक साल में रिटर्न दिया है 33.16, कैटेगरी एवरेज रहा है 33.37 और इस फंड ने दिया 36.89। तो ये फंड एक साल से तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 साल के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज है 23, इस फंड ने दिया है 27, बेंचमार्क है 21.91 एंड इसने दिया है 27। तो यानी बहुत अच्छा फंड है। नाउ लेट्स क्लिक ऑन द 5 ईयर। तो अगर आप 5 ईयर पे देखोगे तो टॉप 100 कंपनियों से इसने 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है, कैटेगरी एवरेज से भी इसने ऊपर ही रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप सारा डेटा देख सकते हो। ऑल टाइम पे भी एक बार देख लेते हैं। ऑल टाइम पे इसने टॉप 100 कंपनियों को बीट नहीं कर पाया है, कैटेगरी एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे रहा, यानी पिछले 5 साल से ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसके पहले ये स्लो डाउन में था। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे ही आप बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज को देख सकते हो इस टूल का इस्तेमाल करके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
ग्रोथ लें, डिविडेंड लें, वो कहाँ पे देख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी आप, आई होप आपको कैटेगरी एंड बेंचमार्क कैसे देखना है इस टूल के थ्रू वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक हमने कैटेगरी, एवरेज और बेंचमार्क कवर किया, बट हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन सर जब ये म्यूचुअल फंड हम लेते हैं तो ये म्यूचुअल फंड में तो स्टॉक्स ही हैं और स्टॉक बांटते हैं डिविडेंड, वो डिविडेंड का क्या होता है, कुछ आइडिया है क्या? तो आंसर है यस, उसके लिए दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड क्रिएट किए जाते हैं। मतलब एक ही म्यूचुअल फंड में दो कैटेगरी अवेलेबल होती है कि क्या आप वो डिविडेंड अपने पास चाहते हैं। इफ योर आंसर इज यस कि हाँ मुझे डिविडेंड चाहिए वो वाला, तो उसको कहते हैं IDCW, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, यानी कि आप उस इनकम को अपने पास चाहते हैं। दूसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या कि जो मेरा भाई डिविडेंड का पैसा आया है उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से डिविडेंड का आपको मिला 1 लाख रुपए, आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए पे, साल भर में मे बी आपको 1000 रुपए का डिविडेंड मिल सकता है, बट वो 1000 रुपए अगर आप अपने पास लोगे, देखो लाइफ में कुछ चेंज होना है नहीं तुरंत के तुरंत, है ना, तो इससे अच्छा उसको री इन्वेस्ट ही करो, तो आपका थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनेगा एज कम्पेयर टू उस डिविडेंड को लेने से अच्छा। तो ये जब बहुत एज हो जाती है, 55 में होते हैं हम, करोड़ों रुपया बना चुके होते हैं, तब डिविडेंड वाला आप ले सकते हो। तो अभी के लिए सबको ग्रोथ लेना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया याद है? पिछली बार हमने ये देखा था नाम में ICICI यानी कि AMC का नाम, एंड देन ब्लू चिप यानी कि ये जो हमारी कैटेगरी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ब्लू चिप जो है वो लार्ज कैप को ही बोला जाता है। एंड देन यहाँ पे एक आ गया ग्रोथ, यानी आप ग्रोथ वाले फंड को ले रहे हो। लेट्स से अगर आपने दूसरा फंड चूज़ किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे IDCW ये चूज़ कर रहा हूँ और को मैंने किया, तो ये फंड के नाम में ही IDCW लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिख के आ गया। सो यानी आप फंड के नाम को देख करके बता सकते हो कि ग्रोथ वाला है या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिविडेंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप डिविडेंड ले लोगे तो रिटर्न थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। लेट्स से यहाँ पे 2 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं तो 26.99% का कंपाउंडिंग है डिविडेंड वाले में। वहीं बिना डिविडेंड वाले में देखा जाए 2 ईयर में तो 27.37 यानी 0.4% के आसपास का फ़र्क है। वजह से वो 0.4% कहा गया होगा, वो यूज़र को मिल गया होगा। ठीक है, सो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज़ IDCW, व्हाट इज़ ग्रोथ, एंड यहाँ पे इस टूल पे कैसे फटाफट हम देख सकते हैं। दूसरे टूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है फटाफट इसको चेंज करके देखने की। एंड इसके साथ साथ आप कैटेगरी भी देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में ये फंड आता है। कई बार ये ब्लू चिप नाम हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन है, लेकिन सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ब्लू चिप का नाम का मतलब लार्ज कैप है? कोई बात नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है, फंड हाउस यहाँ पे ऑलरेडी होता ही है। फंड का साइज भी यहाँ पे है कि ये फंड 66,000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है। एंड यहाँ पे NAV भी है, यानी नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस पूरे म्यूचुअल फंड में से आपको 1 यूनिट अगर लेना है तो 108 रुपये का बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, NAV को भूल जाओ, NAV का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग भी अवेलेबल होती है। अब ये सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे फटाफट हमें देखना है एंड उसको समझना है। नाउ द नेक्स्ट इज, एक माइंड में और क्वेश्चन आता है कि सर कैटेगरी एवरेज भी समझ लिया मैंने, इस टूल से कैसे देखना है, बेंचमार्क भी देख लिया कैसे समझना है, ग्रोथ क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इसके बाद कैटेगरी क्या है, फंड हाउस क्या है, उसके बाद फिर साइज क्या है, ये सब तो मैंने समझ लिया। लेकिन ये म्यूचुअल फंड वाले जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये कुछ हमसे चार्ज भी तो लेते हैं, उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वो कहीं दिखता है क्या? आंसर है यस, दिखता है। यहाँ पे ही दिखता है आपको कि ये फंड जो है एक्सपेंस रेशियो ले रहा है 1.44, एंड इस कैटेगरी में एवरेज है लगभग 1.98% का एक्सपेंस रेशियो। तो ये फंड थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। अब बाइंग के भी अलग अलग तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करने वाले हैं कि बाइंग के इसके कितने तरीके हैं और उनका फर्क हमारे लाइफ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो वेलकम बैक टू द
नेक्स्ट वीडियो. बिफोर वी मूव टू द एक्सपेंस रेशियो वाला पार्ट, लेट मी रिवाइज अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ पुराने वीडियोज़ में. कैटेगरी एवरेज कैसे देखना है ये हमने देख लिया. बेंचमार्क कैसे देखना है ये हमने देख लिया. उसके बाद हमने साथ साथ में ये भी देख लिया कि ग्रोथ क्या है एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी हमने देख लिया. उसके बाद अगर हमें कैटेगरी कैसे चेक करनी है वो भी हमने देख लिया. फंड हाउस कैसे देखना है वो भी हमने देख लिया. एंड देन फिर हमने देख लिया कि फंड का साइज़ क्या है एंड एक्सपेंस रेशियो कहाँ दिखता है वो हमने देख लिया. लेकिन बाइंग करने के दो तरीके होते हैं. जब आप म्यूचुअल फंड में बाय करते हो तो दो तरीके से बाय करते हो. वन होता है अंडर एडवाइजरी, वन होता है डायरेक्ट, जो कि हमने म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में कवर किया है. तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वाला देख सकते हो कि भाई अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है. लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 37.68 के आसपास है. डायरेक्ट का मतलब हो गया आप खुद से जीरोधा, अपस्टॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म से जाकर के डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से कर रहे हो. ठीक है, दैट इज वन वे टू इन्वेस्ट. सेकेंड वे टू इन्वेस्ट इज कि यस मुझे समझता तो है सब कुछ, बट मुझे अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी इस पर नहीं डालना है. मुझे जो है एक एडवाइज़र चाहिए जो मुझे इसके बारे में बता पाए, गाइड कर पाए, एंड मैं अपना समय इस्तेमाल करूँगा अपने जॉब की ग्रोथ में, अपनी इनकम की ग्रोथ में. मुझे यहाँ पे सर नहीं फोड़ना है. दैट इज़ द अंडर एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट. बट अंडर एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट को ये लोग कहते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट. क्या कहते हैं? रेगुलर इन्वेस्टमेंट. तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो 36.89, और डायरेक्ट में कितना था ज़रा सा देखते हैं 36.68, यानी लगभग 0.67% के आसपास का डिफरेंस आ गया यहाँ पे. क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो जो डायरेक्ट है वहाँ पे 0.86% का एक्सपेंस रेशियो है, एंड जो रेगुलर फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो यानी चार्जेस है 1.44%, यानी लगभग 0.5% के आसपास का फ़र्क है एक्सपेंस रेशियो का. यानी रेगुलर जब आप एडवाइजरी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो ऑफ कोर्स हल्का सा चार्ज ज़्यादा ही लगेगा एंड डायरेक्ट में कम लगता है. बट सिर्फ इसको ध्यान में देख करके इसके ट्रैप में मत आ जाना कि अरे डायरेक्ट है तो बहुत ही फ़ायदा होगा, रेगुलर है तो फ़ायदा होगा नहीं. अगर आपको एक सच में जेन्युइनली बोलना अच्छा एडवाइज़र मिल गया ना, वो अगले 15-20 साल आपको ऐसे सपोर्ट करेगा कि आपका बहुत लंबा चौड़ा वेल्थ बनेगा. वरना डायरेक्ट में क्या होता है कि लोग बाहर हो जाते हैं. इन्वेस्ट तो करते हैं, पहला गलती ये होता है कि फुल पोटेंशियल से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वही 2-4 हज़ार के चक्करों में अटके रहते हैं, हमेशा डर मन में बना रहता है. जो एडवाइजरी में इन्वेस्ट करता है उसको अगर सही एडवाइज़र मिल गया ना, वो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है और फुल पोटेंशियल का इन्वेस्ट करता है. वो एडवाइज़र लाइफ में वैल्यू ऐड करता है. ठीक है, सो प्रॉब्लम कहाँ होती है? वहाँ पे है जहाँ पे एडवाइज़र कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है. दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड. तब फिर तो आप डायरेक्ट ही लीजिए, तब फिर आप अपना जीरोधा आप स्टॉक्स यानी खुद से मैनेज करना है तो डायरेक्ट लीजिए, फिर तो कोई सेंस नहीं है. अगर कोई एडवाइज़र है अच्छा तो फिर आप रेगुलर के थ्रू जा सकते हैं. सो ये चीज़ यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल होती है, बहुत क्लियरली विजिबल होती है. दूसरे किसी टूल पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. ठीक है, अब आपको सारे पैरामीटर्स कहाँ देखने, कैसे देखने, ये समझ में आ गए, और इनके बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा नहीं है. अब एक और पॉइंट है कि सर ये म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं क्या? आंसर है यस, ऑफ कोर्स देख सकते हो. तो उसके लिए क्या करना है? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो. सो अब हम म्यूचुअल फंड के अंदर जाने वाले हैं कि अंदर की डिटेल कहाँ से देख सकते हैं. तो अंदर की डिटेल के लिए आपको ये स्क्रॉल करना है. स्क्रॉल जैसे ही आप करेंगे, जैसे कि हमने इसको पहले ही देखा था कि रिटर्न वाइज रैंकिंग क्या रहती है फंड्स की, यहाँ पे दिखती रहती है टाइम वाइज, और नीचे टैक्स कैसे काम करता है वो भी यहाँ पे दिखता रहता है. यार इक्विटी कितना है इस फंड में? इक्विटी है 88%. डेट कितना है? 0.49. दैट्स इट. एंड अदर्स में कुछ 10% पैसा रखा हुआ है, विच इज़ मार्जिन, TRSPS, TREPS, जो कि पैसा बॉन्ड्स टाइप की कुछ होते हैं, उनको लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि कई बार लोग पैसा निकालते रहते हैं, म्यूचुअल फंड से निकालते डालते रहते हैं ना, तो कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है. द नेक्स्ट इज कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड में, वो भी हमें दिखता है. कौन कौन से स्टॉक लिए गए हैं, टॉप 10 स्टॉक कौन कौन से हैं, कितने % होल्डिंग है, सारा डेटा आप देख सकते हो. और अगर आपको और अंदर जाके देखना है तो यहाँ पे डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करना है. जैसे आप डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करोगे, टॉप 5 स्टॉक्स कितना होल्ड कर रहे हैं ये आपको दिख जाएगा.
उसके बाद आपको ये भी दिख जाएगा कि टॉप 10 स्टॉक्स कितना होल्ड कर रहे हैं। एंड अगर और भी पूरा देखना है कि नहीं सर मुझे टॉप 10 नहीं, मुझे पूरा ही देखना है, तो ये रहा व्यू कंप्लीट होल्डिंग। इस पर क्लिक करेंगे एंड ये पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो सारे स्टॉक सामने आ गए कि इन्होंने कौन कौन से स्टॉक लिया। अच्छा मज़ेदार बात है, सिर्फ स्टॉक के नाम नहीं, कितना परसेंटेज उनका होल्डिंग है एंड लास्ट 1 मंथ में इन्होंने क्या चेंज किया, उसको ऐड किया है या नहीं ऐड किया। तो लास्ट 1 मंथ में आईसीआईसीआई बैंक को इस फंड ने अपने फंड में ऐड किया है, इस फंड हाउस ने। ठीक है, सेक्टर वाइज भी अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो सेक्टर वाइज। जैसे कि 20% प्राइवेट बैंक्स में पैसा इनका पड़ा हुआ है, उसमें भी 3 बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस। देन कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इनमें पैसा पड़ा हुआ है 7-8%। उसके बाद पैसेंजर कार व्हीकल में 6% पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देख सकते हो, मार्केट कैप वाइज भी देख सकते हो कि लार्ज कैप में कितना पड़ा हुआ है पैसा। देन फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करके देख सकते हो आगे मिड कैप में कितना पड़ा हुआ है पैसा, यहाँ पे दिख रहा है मिड कैप। तो ऐसे ही आप सारे म्यूचुअल फंड को खंगाल सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बाय द वे इससे आप स्टॉक ढूंढने की भी आपको आसानी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आप पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे एक साथ देख सकते हो। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे जो कैटेगरी में लार्ज कैप दिख रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप उसी पेज पे आ जाओगे जहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि सारे फंड एक जगह दिख रहे हैं, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट एंड इन सब के अंदर के भी सारे फंड यहाँ पे हमें दिखते रहते हैं। सो इस तरीके से आप इन फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कैटेगरी एवरेज अच्छा होना चाहिए, बेंचमार्क अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहे उस कैटेगरी का उतना अच्छा बात है। एंड ये सारा देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से आपका फंड लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी के नीचे बना हुआ है, देन आई वुड से एग्जिट, उस फंड से एग्जिट करना चाहिए, है ना। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये इतना देखने के बाद फिर भी 4-5 फंड अच्छे लग सकते हैं कि सर जैसे अभी स्मॉल कैप फंड में चलते हैं ना, स्मॉल कैप की दुनिया में, क्योंकि अभी आजकल वो रिटर्न बना करके दे रहा है तो सबको अच्छा लगता है। तो देखो जैसे निपॉन है, एसबीआई है, एचएसबीसी, क्वांट है ना, ये 4 अच्छे फंड यहाँ पे दिख रहे हैं कि भाई इन्होंने तो बहुत रिटर्न बना दिया है। निपॉन, एसबीआई, एचएसबीसी, क्वांट एंड ये 23, 21 इतना % का रिटर्न बनाया इन्होंने। तो इनमें से कौन सबसे अच्छा है, तो इसको जानने के लिए हमें एक मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स कैसे देखना पड़ेगा ये एक बार समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक फंड है फंड ए और आपने उसमें इन्वेस्ट किया 100 रुपीज और नेक्स्ट 5 ईयर में वो फंड पहुंच गया 1000 रुपीज। ठीक है, एंड वहीं दूसरा एक फंड है, लेट्स से फंड का नाम है फंड बी, उसमें भी 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो फंड आपके 100 रुपीज को कर देता 1100 रुपीज। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ये डेटा देख करके कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फंड बी में या फंड ए में? माइंड में आ रहा होगा फंड बी कि यस फंड बी में ज्यादा पैसा मिल रहा है, 100 का हो गया 1100 और यहां पे 100 का हो गया 1000, तो मैं तो फंड बी में इन्वेस्ट करूंगा। नाउ लेट मी ड्रॉ द पाथ। लेट्स से फंड ए का जो मूवमेंट रहा वो कुछ ऐसा रहा। सो फंड ए ने जब मूव करना चालू किया मार्केट के हिसाब से, लेट्स से ये 100 हो गया 400 एंड फिर ये नीचे आकर के हुआ 300, जैसे कि मार्केट मूव करता है। 300 से ये हुआ लेट्स से 500 से फिर से ये नीचे आया 400 एंड फिर ये पहुंच गया 700 एंड देन फाइनली ये आ गया 600 एंड फिर ये 7 एंड ये यहां पे पहुंच गया 1000। इस तरह का लेट्स से इसका मूवमेंट रहा। तो ये एक हो गया मूवमेंट। नाउ सेकेंड मूवमेंट इज दूसरे फंड का, फंड बी का, जिसने आते ही मूव किया इतना फास्ट, फिर इतना डिप, फिर ये लगातार नीचे बना रहा, फिर ये ऊपर, फिर फाइनली ये ऊपर चला गया। यानी कि इस फंड का मूवमेंट हुआ, ये 1000 से पहुंचा 400, फिर सीधा आ गया 50 पे, फिर चला गया 200 पे, फिर आ गया 60 पे, फिर ये ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगेन इस बार थोड़ा लोअर ही रहा, 200 ही रहा, फिर से आ गया 70 पे, फिर इस बार ये 300 चला गया एंड
फाइनली ये पहुंचा 600 पे एंड सबसे लास्ट में ये पहुंच गया 1000 पे। यानी इस पूरे 5 साल के पीरियड में ये दूसरा फंड ज़्यादातर टाइम नीचे रहा एंड लास्ट में इसने रिकवरी कर दी। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ये पाथ देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप फंड ए में इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है या फंड बी में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है? आई होप आपका आंसर बहुत ही क्लियर होगा कि यस, स्टेबल फंड में इन्वेस्ट करना है। बट अब ये मालूम कैसे करें कौन सा फंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा फंड कम स्टेबल है? तो इसको देखने के लिए हमें देखना होगा रोलिंग रिटर्न, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म चार्ट को डिकोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा फंड कितना हाईली स्टेबल रहा। तो अब मैं एक और नया टूल बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, जो हम यूज़ करते हैं, जो मैंने सेशंस में सिखाया भी है, और वो टूल का नाम है एडवाइज़र खोज। यहाँ पे आपको जाना है, म्यूचुअल फंड रिसर्च पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको रोलिंग रिटर्न पे क्लिक करना है। अब इसमें हमने तभी स्मॉल कैप फंड्स देखे थे। कितने स्मॉल कैप फंड देखे थे ज़रा देखते हैं, टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन कौन से हैं। तो देखो, निपॉन है, एसबीआई है, एचएसबीसी, क्वांट, मान लो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले 4 फंड हैं। तो ज़रा इन फंड्स को करीब से देखते हैं कि किसका रोलिंग रिटर्न अच्छा रहा है, कैसे देखना होता है। तो मैं टूल यहाँ पे सिखा रहा हूँ। इक्विटी का स्मॉल कैप सेगमेंट में जाते हैं, स्मॉल, एंड इसमें भी हमें कौन सा फंड देखना है, निपॉन इंडिया, ठीक है। देन हमें देखना है क्वांट स्मॉल कैप। यहाँ पे मैं सबको ले रहा हूँ, सबका तो सबको रेगुलर ले रहा हूँ, एक डायरेक्ट लेता तो सब डायरेक्ट लेता, ठीक है। तो सबको सिमिलर रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से निपॉन हो गया, क्वांट हो गया, एचएसबीसी भी था ना एक उसमें से, एचएसबीसी, देन एक है एसबीआई था, स्मॉल कैप फंड, ठीक है। सो ये चारों फंड देखो, चारों टॉप परफॉर्मिंग फंड थे, निपॉन, एसबीआई, एचएसबीसी, क्वांट। हमने निपॉन, एचएसबीसी, क्वांट, एसबीआई, ठीक है, वही चारों फंड हमने यहाँ पे ले लिए। अब इनको रोलिंग रिटर्न हम चालू करेंगे 3 साल का, कि 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखते हैं। 3 साल का रोलिंग रिटर्न मतलब क्या, कि कभी भी अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता और वहाँ से 3 साल रुकता तो ऐसे फंड में क्या होता पुराने डेटा के हिसाब से। एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट 2019 की है, ठीक है। तो इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, बताता हूँ कि क्यों। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको सबका इंसेप्शन डेट मालूम पड़ जाएगा। ये एचएसबीसी का फंड 2014 से चालू है, बाकी सब 2010 के पहले से चालू है। तो हमें सबको बराबर रखना है ना, तो ये 2014 से चालू है, तो बाकी सबका भी हम डेट 2014 से लेंगे कि चलो 2014 से कैसा परफॉर्मेंस है सबका। तो 2014 के दिसंबर से ले लेते हैं, 1 दिसंबर। तब तक तो सारे फंड आ ही गए थे, ये वाला फंड भी 12/5 को ही आ गया था, ठीक है। और वहाँ से 3 साल का रोलिंग रिटर्न लेते हैं कि 2014 में अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता 3 साल रुकता तो क्या होता, 2015 में इन्वेस्ट किया होता 3 साल रुकता तो क्या होता, यानी 2014 से 2017 तक क्या होता, या 2015 से 2018 तक क्या होता, या 2016 से 2019 तक क्या होता। मैं कभी भी इन्वेस्ट कर सकता था ना, तो क्या होता ज़रा इन फंड्स में ज़रा देखते हैं। तो ये इनका चार्ट रहा है। अब देखो नेगेटिव रिटर्न्स, देखो कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव बनाया है। एचएसबीसी ने 13% टाइम नेगेटिव रहा है, यानी 3 साल रुकने के बाद भी 13% टाइम ये नेगेटिव रहा है। क्वांट स्मॉल कैप 17% टाइम ये नेगेटिव रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप 1.41% टाइम नेगेटिव रहा है, एंड निपॉन लगभग 7% टाइम नेगेटिव रहा है। अच्छा, 5 साल का होराइजन देखते हैं कि अगर चलो मैं 5 साल रुक जाता तो क्या होता। बाय द वे ये देख करके आपको एचएसबीसी और क्वांट उतने पसंद नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एचएसबीसी को अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि बहुत रीसेंट फंड है तो इसको हटा देता हूँ। इसको हटाते ही हमारा सबसे पुराना फंड 2010 का हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डेट 2010 भी डाल सकते हैं, है ना। सो लेट्स से 1 दिसंबर 2010 से, एंड 5 साल वहाँ से रुकता तो क्या होता, ज़रा देखते हैं। 3 ही फंड बचे। एचएसबीसी को मैंने आउट कर दिया क्योंकि 13% टाइम वो नेगेटिव था। क्वांट भी 17% टाइम नेगेटिव था, बट क्वांट पुराना फंड है तो उसको एक बार ज़रा करके देखते हैं। 5 साल में सिर्फ निपॉन 0% टाइम नेगेटिव रहा, 0%, मतलब नेगेटिव नहीं था ये। 5 साल अगर रुक गए आप, 2010 से अगर इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है चाहे और वहाँ से 5 साल रुक गया, 2010 से इन्वेस्ट करके 5 साल रुक गया तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। 2011 में इन्वेस्ट करके 5 साल रुक गया तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। 2012 में इन्वेस्ट करके 5 साल रुक गया तो पॉजिटिव निकलेगा। बेसिकली ये फंड में हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। क्वांट अभी भी ऐसा है, 7% चांस है कि नेगेटिव हो सकता है।
क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, 5 साल रुकने के बाद भी ये फंड ने नेगेटिव रखा है। ग्रेटर देन 20% का चांस देखते हैं। ग्रेटर देन 20% कितने परसेंट टाइम बनाया है? निपॉन ने 63% टाइम ऐसे परसेंटेज लोगों को 20% के ऊपर रिटर्न दिया है, एंड SBI 65%। यानी SBI ऐसा फंड है जो इधर भी नेगेटिव है, एंड 3 साल में भी सबसे कम टाइम उसका नेगेटिव था, एंड 0 to 8% 1.65%, दैट्स इट। यानी कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे इसने 0 to 8% का रिटर्न दिया होगा। 8 to 2 कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर इसके रिटर्न 12 के ऊपर ही रहे। देखो 65 प्लस दिस विच इज़ 17 विच इज़ 82 प्लस 10 यानी 92% टाइम इसने 12% के ऊपर रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। सो इन तीनों फंड्स में से देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि SBI काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग रिटर्न। यानी मैंने आपको एक और टूल सिखाया कि रोलिंग रिटर्न कैसे देखा जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको एकदम अचानक से रिफ्रेशर रहा होगा। सेशंस में हमने तो ये सब सीखा ही है, बट यहाँ पे आपको भी एक रिफ्रेशर मिला होगा कि हाँ यार ये तो बहुत काम का टूल है रोलिंग रिटर्न्स देखने के लिए। ठीक है, अब एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि दो, अगर लेट्स से सर मैंने 2 आइडेंटिफाई किए, मैं जो आगे सामने सामने रख के कोई कंपेयर करने का टूल है, तो मैंने काफ़ी कुछ कंपेयर किया। इतना कंपैरिजन का बढ़िया कोई टूल अवेलेबल नहीं, बट फिर भी एक टूल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। सो इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम 2 म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, बहुत पावरफुल टूल नहीं है वो, ओके है बट काम करता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बात किया रोलिंग रिटर्न का पिछले सेगमेंट में, निपॉन एंड SBI एंड क्वांट। लेट्स से आपको ये तीनों को आमने सामने कंपेयर करना है, तो आप ग्रो नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपेयर ऐसा गूगल पे लिखिए, आपको सामने ही आ जाएगा। तो ये ग्रो की वेबसाइट पे कंपेरिजन के लिए बनाया गया। लेट्स से SBI स्मॉल कैप फंड, देन एक और कौन सा था, निपॉन स्मॉल कैप फंड, और एक कौन सा था, क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे रोलिंग रिटर्न नहीं मालूम पड़ता, बट आमने सामने कंपैरिजन हो जाता है। तो आप यहाँ पे रिटर्न वाइज देख सकते हो, लास्ट 5 साल में SBI ने 30% की कंपाउंडिंग दी है, निपॉन ने 38 एंड क्वांट ने 49% कंपाउंडिंग दी है 5 साल से। बट ये 5 साल का ही डेटा दिखाता है, ये बहुत गड़बड़ है, सिर्फ 5 साल का ही डेटा दिखाता है। तो इसमें देख करके लगेगा कि क्वांट बहुत अच्छा है, जबकि एक्चुअली में रोलिंग रिटर्न वाइज देखोगे तो SBI फार बेटर है। ठीक है, तो इसके ट्रैप में आना नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि टूल ऐसा नहीं, बहुत मैजिकल है। आप सबसे पहले रोलिंग रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म का डेटा देख करके और फिर अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ देखना है तो देख सकते हो। नाउ रिस्क ऑफकोर्स दोनों में वेरी हाई है, किस में कितना मिनिमम SIP अमाउंट है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, ये डायरेक्ट वाला बताता है। एंड देन फंड ये कब चालू हुआ, यहाँ पे ये बताते हैं। बाय द वे फंड बहुत पुराने होते हैं, बट ये काफ़ी कुछ डायरेक्ट फंड चालू हुए हैं, तो ये डायरेक्ट वाला डेट बता रहा है। फंड का साइज़ क्या है, रिटर्न्स 1 ईयर 2 ईयर तो फ़ायदा नहीं है। प्रोज, इनके प्रोज क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, एंड इनके कॉन्स क्या है वो भी आप देख सकते हो। अब इसमें देखो कंपेयर करके ऐसा लग रहा है कि भाई निपॉन एंड क्वांट ही बेस्ट है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि वो उतने बेस्ट नहीं है। रोलिंग रिटर्न वाइज वो ज़रा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत फ्लक्चुएटिंग फंड है वो। उनका रिटर्न देखने के लिए यूज़र वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, बीच आधे रास्ते में ही वो गायब हो जाता है उनकी फ्लक्चुएशन देख करके। सो ये एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि 2 बहुत सिमिलर टाइप के फंड होते हैं, उनका बेसिक डिटेल कुछ आमने सामने रख के देखना होता है, तो ऐसे टूल का काम आता है, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैं बहुत रेयर इसको यूज़ करता हूँ, बट मुझे लगा कई बार हम ढूंढते रहते हैं ऐसे कंपैरिजन का टूल, तो मुझे लगा बताना चाहिए। सो ये 3 टूल हमने डिटेल में यहाँ पे देखा। मनी कंट्रोल इज़ द बेस्ट। देन सिर्फ एक चीज़, रोलिंग रिटर्न के लिए आप एडवाइजर कोच के पास जा सकते हो, आमने सामने कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे ग्रो का भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव, दिस लाइक गुड टू हैव ऑप्शन। सो ये वो टूल थे जिनका यूज़ करके आप अपने म्यूचुअल फंड को आसानी से बाहर निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, एंड अपने लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाओ। सो एक वीडियो सीरीज़ में हमने ये कवर किया हुआ है कि पूरे स्टॉक्स को कैसे देखना है, उसका टूल कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने कवर किया कि म्यूचुअल फंड के लिए टूल कैसे यूज़ करना हुआ है। एंड एक्चुअल म्यूचुअल फंड का कोर्स इज़ डिफरेंट, कि पूरे म्यूचुअल फंड को समझना। यहाँ पे टूल पे मेन फोकस था, एंड बिल्कुल वैसे ही
एक्चुअल स्टॉक मार्केट का कोर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट. टूल्स वाले जो है इनको डो नॉट मिक्स विद देम द कोर्स. दीज आर द टूल्स की टूल्स को कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है. सो ये था पूरा टूल के बारे में जानकारी. आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई होगी. अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, थॉट है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे भी आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में. थैंक यू सो मच एंड बाय.